नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2020 के लिए हिंदी के जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि जो बच्चे हैं वो प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या भाषा में कमजोर होते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया, सबसे पहले आप ऑप्शन काटिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाषा में कमजोर, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है वो तो आपका कभी जो है वो सही नहीं होगा। तीन ऑप्शन बचे, एक भाषिक, द्विभाषिक या बहुभाषिक। अब देखिए एक भाषिक को चेक करिए तो आप क्या देखते हैं कि बच्चा कोई पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज को पकड़कर बोलता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है, उसके क्षेत्र के आधार पर होती है, उसके आसपास के वातावरण के आधार पर होती है। तो एक भाषिक भी नहीं होता है, द्विभाषिक भी नहीं होता है, आपका बहुभाषिक सही हो जाएगा। यानी कि बहुत सी भाषाएं होती हैं जो बच्चा है उसकी, ये भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि उनमें ये कौशल पहले से ही विद्यमान रहता है और आसपास का जैसा आप वातावरण उसको प्रदान करते हैं उस आधार पर पर्टिकुलर जो आप भाषा सिखाना चाहते हैं वो जो है वो सीखता है, परंतु प्रारंभ से उसमें बहुभाषिक जो है वो प्रवृत्ति देखने को मिलती है। चलिए शुरू करते हैं अब प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने की कौन सी जो विधि है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी कि जो मातृभाषा है उसको आप ना यूज करें, उसके बिना दूसरी जो भाषा है उसको सीखने में सहायक होती है। तो उस विधि को यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से कौन सी होगा। अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रत्यक्ष विधि जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष जो विधि होती है उसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी जो भाषा है उसको सीखने में जो है वो सहायक होती है। देखते हैं दूसरा प्रश्न कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि खेल जो है वो भाषा को विस्तार देते हैं। तीसरा कह रहा है कि खेल में आनंद आता है और चौथा कह रहा है कि खेल में शारीरिक विकास होता है। तो आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में जो खेल है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्यों होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो खेल हैं वो भाषा को विस्तार देते हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में जो खेल है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्य ऑप्शन को भी आप देख लीजिए कि भाषा शिक्षक जो है उसको कम श्रम करना पड़ता है, ये तो कोई औचित्य नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है कि खेल में आनंद आता है, इससे आपका भाषा शिक्षण का कोई लेना देना नहीं। और चौथा कह रहा है खेल में शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास होता जरूर है परंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछा गया, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी सही नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी जो है खेल भाषा को विस्तार देते हैं सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां जो है उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा का विस्तार करना, दूसरा कह रहा है सृजनात्मकता का विकास करना, तीसरा कह रहा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और चौथा कह रहा है प्रश्न जो है उनके उत्तर सरलता से याद करवाना। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आपको यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, क्या कौन कौन से इससे पहले सेट में, कि यहाँ जहां पर भी आपको अवसर लिखा देखने को मिले वो आपका एकदम पॉजिटिव है, यानी कि ये तो आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा है, यानी कि आपका ऑप्शन सी कभी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखिए क्या वर्ड लिखा है, सृजनात्मकता, जो कि आपका बिल्कुल सही है कि इसका विकास करना भी उद्देश्य होता है। पहले में क्या कह रहा है, भाषा का विस्तार, तो अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में ही भाषा का विस्तार बताया, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है याद करवाना। याद करवाना, रटवाना, इस टाइप की सारी चीजें एनसीएफ नकारता है। तो यदि आपको प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इसे टिक लगा सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये आपका पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां जो है उसका उद्देश्य नहीं होता है। कोई भी छात्र को रटवाना या याद करवाना नहीं उद्देश्य होता है, वो उस चीज को समझ सके ये मेन उद्देश्य होता है। देखते हैं चौथा प्रश्न कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें,
केवल पाठ से ही संबंधित हो या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो यहाँ पर सारे आप की पॉइंट पकड़ पा रहे हैं, स्पष्ट तौर पर यहाँ पर सारे की पॉइंट दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ही आपके यहाँ पर काट देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, केवल। तो आपका ऑप्शन सी तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। डी कह रहा है कि पाठ पर बिल्कुल आधारित ही ना हो, यानी कि आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। पहला कह रहा है कि सरल भाषा वाले हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर, बस ये आपने वर्ड क्या पकड़ा, अवसर प्रदान करें। मैंने इससे पहले भी बताया कि अवसर आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। यदि आपको कुछ ना पता हो तब भी आप लगा सकते हैं। और वैसे भी जो अभ्यास और गतिविधियां हैं उसका उद्देश्य यही होता है पठन पाठन के अंत में कि बच्चे जो है उसको स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर जो है वो प्रदान करें। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कट जाएगा, सरल भाषा वाले हों। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा, कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए कौन सा सबसे कम जो है वो महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना और अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा। तो आपका प्रश्न में पूछा क्या गया है, सबसे कम महत्वपूर्ण। तो ऐसा नहीं महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि प्रश्नों के उत्तर पूछना आपका भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक जो कौशल है उसके विकास के लिए कम महत्वपूर्ण है। परंतु ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो है उसका पूछना का महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं फिर उसके बाद प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं उससे जुड़ पाते हैं। तो ये आपका एक कारक में जो है वो आता है। अब यहाँ पर जो सीरियल है उसको यदि क्रम से लगाएं तो किसी विषय पर चर्चा करना जो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ये आपका सबसे पहले आएगा। क्योंकि मौखिक कौशल के विकास में जब आप चर्चा करेंगे तो बच्चे अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ए है ये आपका सबसे पहले नंबर पर आप प्रायोरिटी देंगे। फिर बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये इतना नहीं है, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। मैंने अभी क्या बताया आपको, अवसर। तो बस आपका दूसरे नंबर जो प्रायोरिटी देंगे आप ऑप्शन नंबर डी को देंगे। और उसके बाद आपका बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और चौथे नंबर पर आ जाएगा प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो इन चारों में से सबसे कम महत्वपूर्ण यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें अरेंज भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि भाषा सीखने में जो मातृभाषा है उसका व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। इस टाइप से चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है सही हो जाएगा। यानी कि भाषा सीखने में जो मातृभाषा है उसका व्याघात जो है वो होता है। व्याघात के अंतर्गत ही आप कह सकते हैं जो मातृभाषा है उसके व्याघात के कारण ही जो साहित्यिक भाषा होती है उसके उच्चारण और प्रभाव में अंतर होता है। जैसे कि आप शा बोलते हैं और एक सा बोलते हैं, तो इनमें जो अंतर आप देख पा रहे हैं, इसी के संबंध में मैंने बोला है कि मातृभाषा के व्याघात के कारण ही जो साहित्यिक भाषा होती है उसके उच्चारण और जो प्रवाह है उसमें आपको अंतर देखने को मिलता है। डीएसएसबी पीआरटी में एक बार प्रश्न इस प्रकार से आया भी था कि भोजपुरी में शाह जो है उसको सा बोला जाता है, तो इसका कारण क्या होता है या जो प्रभाव होता है किसके कारण होता है। तो आपका मातृभाषा का व्याघात जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, कि भाषाई जो कौशल है उसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं और भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपने आप उत्तर अवश्य सोच लिया होगा, मैंने इससे पहले भाषाई कौशल बताए भी थे। चार होते हैं, कौन कौन से, आपका LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और ये जो क्रम होता है ये आपका होता है, इसी क्रम से ही सीखे जाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाषाई कौशल एक क्रम से जो है वो सीखे जाते हैं। यानी कि सबसे पहले लिसनिंग यानी कि सुनना, उसके बाद स्पीकिंग यानी कि बोलना, फिर उसके बाद रीडिंग यानी कि पढ़ना और आखिरी में राइटिंग यानी कि लिखना। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराते रहें। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न कह रहा है 8वां कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं होगा। यहां से आप ऑप्शन को काट भी सकते हैं। त्रुटियां जो है वो अस्थायी होती हैं। अभी आप आगे भी ऑप्शन देख लीजिए कि भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां होती है वो स्थायी होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो त्रुटियां हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी भी कट जाएगा कि अस्थायी जो है वो होती हैं, ये सही है। और जो त्रुटियां स्थायी होती हैं ये आपका गलत है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लीजिए कि भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां हैं या समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका सही है। जो त्रुटि बच्चा कर रहा है उससे आप उसके माइंड को भी चेक कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी भी सही है, परंतु आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। यदि आप परिश्रम करें तो वो जो त्रुटियां उनको आप दूर कर सकते हैं, किसी भी यदि क्षेत्र में हम बात करें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि जो है वो मानते हैं। प्राथमिक शिक्षक को लेकर पूछा गया है और सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है कि कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, दूसरा कह रहा है लिखित प्रश्न पत्र, तीसरा कह रहा है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, और चौथा कह रहा है कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, इससे आप जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसे आप कभी भी नहीं रखेंगे। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र आपका कहीं ना कहीं क्षेत्र सीमित कर रहा है, पाठ से देख कर सुलेख लिखना, नकल करना, ये सारी चीजें भी नहीं आएंगी। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही सही होगा बिल्कुल, कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में जो भाषा प्रयोग है उसकी क्षमता का विकास करना, यही आपका सतत और व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि आप रखेंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की जो सामग्री है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पठन क्षमता का आपको यदि आकलन करना है तो उसके संबंध में पूछा गया है। आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र। आपको पठन क्षमता का आकलन कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ लेता है ये आपको चेक करना है। तो कौन सी सामग्री जो है आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है बाल साहित्य के बारे में। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, यही आपका बिल्कुल जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पठन क्षमता का आकलन करने में सामग्री के रूप में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11 कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। दो चीजों की यहाँ पर बात हुई है, एक तो आपका बात हुई है भाषा शिक्षण की, और इसके साथ साथ जो कला शिक्षा है इसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है, और पहली और दूसरी कक्षा को लेकर। तो पहला कह रहा है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, यहाँ पर नहीं प्रश्न में लिखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तीसरा कह रहा है कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और चौथा कह रहा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। आपको बताना इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। यहाँ पर बात की गई है भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा, तो आप कह सकते हैं चित्रों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है उसका विकास होगा। जब बच्चा कला में कोई चीज डायग्राम बनाता है तो कहीं ना कहीं जो अपने विचार है उसको भी प्रकट करेगा। तो आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा कह रहा है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, जब भाषा शिक्षण में कला शिक्षा को जोड़ा गया है तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, तो बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति भी होगी। तीसरा कह रहा है कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, मैच्योरिटी लाना, लेखन में मैच्योरिटी आपकी कला शिक्षा को समेकित करके नहीं आएगी। ये आपका उद्देश्य हो सकता है भाषा शिक्षण
के संबंध में, परंतु प्रश्न में क्या पूछा है उसको समझिए। भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी उद्देश्य नहीं है कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। चौथा कह रहा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो जब मैंने अभी बात की तो कला शिक्षा है तो बच्चे में क्रिएटिविटी भी आएगी, अभिव्यक्ति भी आएगी, तो आप कह सकते हैं रचनात्मकता भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी आपका बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन सी आपका कट जाएगा, यही आपका उद्देश्य नहीं के अंतर्गत आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि जो घर की भाषा है वो सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, यह मानक स्वरूप लिए होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बच्चे जो है उनकी भाषाई पूंजी होती है जो उनकी मातृभाषा होती है, या कह सकते हैं जो बच्चा है उसकी जो घर की भाषा होती है। देखिए क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में अंतर हो सकता है, परंतु दोनों अलग अलग हैं। मातृभाषा वो होती है जो कह सकते हैं व्यापक स्तर पर बोली जा रही, परंतु जो घर की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो उसके आसपास के वातावरण में जो बच्चा सीख रहा है वो आपकी घर की भाषा हो जाएगी। तो जो घर की भाषा होती है उसको यदि आप कक्षा में स्थान देंगे तो वो इसलिए जरूरी है कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं उसी भाषा के माध्यम से ही अन्य बातों को सीखता है, उसी भाषा के बल पर आप कह सकते हैं अन्य चीजों को अर्जन करता है, सीखता है। तो भाषा सीखने का जो प्रयास कर रहा है वो इसी माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो वही आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी जो है वो होती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना या अभिभावकों को प्रसन्न करना। देखिए ऑप्शन आप डायरेक्ट काट सकते हैं कि अभिभावक को प्रसन्न करना किसी भी प्रकार से औचित्य नहीं होता यदि आप होमवर्क दे रहे हैं। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे डेली एक एक जो प्रश्न पूछता हूं वो पूछने का क्या रीजन है, क्या आपके अभिभावकों को प्रसन्न करना उससे कोई मिलता जुलता है, तो आप कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन बी कट जाएगा। सी कह रहा है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, क्या मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें आप बिजी रहे दिन भर, केवल एक क्वेश्चन दिया जाए, या आपको थोड़ा जो भी कुछ कार्य बच्चे के संदर्भ में सोचिए, भाषा सिखाने के संदर्भ में सोचिए कि उसको जो कार्य दिया जा रहा है क्या इसलिए दिया जाता है कि बच्चे दिन भर उसमें व्यस्त रहे, तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपियां भरवाने के लिए तो आप डायरेक्ट ही काट सकते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कि सीखने को विस्तार देना, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जो गृह कार्य होता है वो अधिगम को विस्तार देता है, और जो रचनात्मकता है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे में आती है। तो आप ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा कह रहा है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। तीसरा कह रहा है कि भाषा अर्जन में बच्चे जो हैं उनको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और चौथा कह रहा है कि भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न डेली कराता रहूं। इसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और उसके साथ साथ डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और पीडीएफ ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसके उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है भाषा अर्जन के संबंध में। देखिए जो बालक होता है वो समाज और जो सांस्कृतिक परिवेश होता है उसके आसपास का वातावरण होता है उसमें ही तो वो बालक जो होता है वो एक साथ वार्तालाप करता है, भाषा अर्जन करता है, और जो उसके भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कंप्लीट होती है। तो यही आपका यहाँ पर कथन लिखा था कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक
होती है। यही आपसे पूछा गया था, कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा। चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक पठन को, सस्वर पठन को, मौन पठन को या सामूहिक पठन को। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में कौन सा पठन जो है उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।